हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के अगले अध्याय को देखेंगे। इससे पहले कुछ अध्याय हो गया, उसे जाकर देख ले। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियाँ तथा इनसे संबंधित एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखा जाए, भारत की जो नदियाँ हैं वह दो प्रकार से विभाजित की गई है। एक है हिमालय नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी को उत्तर भारत का नदी भी कहा जाता है और प्रायद्वीपीय नदी को दक्षिण भारत का नदी भी कहा जाता है। हिमालय नदी की बात की जाए तो हिमालय नदी के अंतर्गत में कौन कौन से नदी आते हैं? इसके अंतर्गत सिंधु नदी, उसके बाद गंगा नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीन नदियां हिमालय नदी के अंतर्गत यानी उत्तरी भारत नदी के अंतर्गत में आते हैं। अगर प्रायद्वीपीय नदी की बात की जाए तो यह जो प्रायद्वीपीय नदी है इसे मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। एक भाग है पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट में नदियां, और दूसरा है जो उसको विभक्त किया गया है उसे विंध्य या सह्याद्री श्रेणी में रखा गया है। तो पश्चिमी घाट में जो नदियां आती है उसमें मुख्यतः कौन कौन है? उसमें हो गया गोदावरी नदी और दूसरा में हो गया कृष्णा नदी और तीसरा हो गया कावेरी नदी। ये तीन नदियां हैं जो पश्चिमी घाट में रखे गए हैं। और अगर विंध्य या सह्याद्री श्रेणी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत तीन नदियां रखे गए। पहला है महानदी, दूसरा है नर्मदा और तीसरा है तापी। यही है तीन नदियां। तो इस तरह से भारत में नदियों का विभाजन किया गया है। एक हिमालय नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी जिसे उत्तर भारत का नदी के नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय नदी जो मुख्यतः दक्षिण भारत के नदी के नाम से जानते हैं। एक खास बात दोनों में अंतर क्या है कि हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी, जो हिमालय नदी है जब वह पर्वतों से निकलती है तब वह टेढ़ा मेढ़ा मार्ग बनाते हुए जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वह सर्पाकार आकृति हो जाती है। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय नदी की बात की जाए तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, यह टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं बनाती है और यह मैदानी भागों में एक श्रृंखलाबद्ध रूप में बहती रहती है। और अगर हिमालय नदी की बात की जाए तो यह 12मासी नदी होती है, इसमें एनी टाइम पानी में होता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदी है वह 12मासी नदी नहीं होती है। तो यही कुछ अंतर हैं। कारण क्या है? जो हिमालय नदी क्या था, यह टेढ़ा मेढ़ा तथा महाखंड बनाने के पीछे रीजन क्या है कि जैसे जैसे जो हिमालय नदी है जब ऊपर बढ़ा, यानी जब ऊंचाई उसका ऊंचाई हिमालय का ऊपर उठता गया तो क्या हो गई, नदियां अपना धीरे धीरे क्या हो गई, मार्ग बदलते गई, यानी ऊपर से गिरने लगी और महाखंड बनाने लगी। तो बहुत सारे जब आप नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो महाखंड पढ़ने को मिलेगा। यानी क्या हो चुका, वहाँ पर गड्ढा हो चुका। जैसे एक बुंज है जो अभी हम लोग सिंधु नदी में पढ़ेंगे, तो बुंज है जो लगभग 5000 समथिंग मीटर का वो गहराई महाखंड का निर्माण कर चुकी है कश्मीर में। ठीक उसी प्रकार इधर आप पढ़ेंगे जब ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बर्मा दक्षिण की ओर मिलती है तो वहाँ पर भी 7755 मीटर का महाखंड निर्माण की है। तो इस तरह से हम लोग आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि पूरा आज इससे रिलेटेड नदियां याद हो जाए। तो पहला हम लोग देखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में देखेंगे तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वह जो कैलाश पर्वत के निकट यानी मानसरोवर के आसपास में एक क्या है, चेमायुंग करके हिमनद है। तो यही चेमायुंग हिमनद से सिंधु नदी क्या करती है, निकलती है। और यह सिंधु नदी निकलने के साथ में जैसे ही जब यह भारत में प्रवेश करती है तब यह कश्मीर में
कश्मीर के निकट गिरिपाद में एक महाखंड का निर्माण करती है और वह महाखंड कौन सा है? वह बुंज महाखंड है। इसकी गहराई की बात की जाए तो लगभग 5200 मीटर है। तो ध्यान में रखेंगे 5200 मीटर महाखंड का निर्माण करती है। उसके बाद यह क्या करती है? कश्मीर से होते हुए निकलकर पाकिस्तान के प्रांतों में निकलते हुए यहाँ चली आती है और जाकर अरब सागर में गिर जाती है काबुल होते हुए। उसके बाद बात की जाए कि सिंधु नदी की कुछ हिमालय सहायक नदियां हैं। हिमालय सहायक नदी में कौन कौन सा हो गया? जास्कर हो गया, गिरगित हो गया, गिरिपाद हो गया, यही सब क्या है? इसके कुछ हिमालय सहायक नदी हैं। उसके बाद बात की जाए सिंधु नदी की कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ये सभी नदियां, व्यास हो गया, सतलज हो गया, ये सभी इसके अन्य सहायक नदियां हैं। तो आइए सिंधु नदी के कुछ अन्य सहायक नदियां उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है सतलज। सतलज नदी की बात की जाए तो इसका जो उद्गम है वह मानसरोवर के निकट राकसताल झील से हुआ है। तो सतलज नदी, यह जो सतलज नदी को आप देख रहे हैं, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर के निकट राकसताल झील से इसका उद्गम हुआ है। और यह सतलज नदी जब भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग यह कितना किलोमीटर? यह है जो 400 किलोमीटर क्या करती है? सिंधु नदी के समानांतर में बहती है। और जैसे ही भारत में जब प्रवेश करती है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के सिपिला दर्रा के वहाँ से जब भारत में प्रवेश करती है, तो जैसे ही प्रवेश करने के पश्चात एक स्पीति नदी है उससे वह मिलती है, फिर आगे जाकर यह सिंध में विलय हो जाती है। उसके बाद बात की जाए, ये तो सतलज नदी हो गया और इसी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, जो इस भाखड़ा नांगल परियोजना का जो इसका पोषण है इसी सतलज नदी के द्वारा में किया जाता है। तो प्रश्न कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है भाखड़ा नांगल बांध का पानी जो मिलता हुआ कहाँ से? तो वह सतलज नदी से मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद बात की जाए सतलज से ऊपर है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से है? तो ब्यास नदी का जो उद्गम स्थान है वह व्यासकुंड हिमनद से है। एक व्यासकुंड हिमनद है, वहीं से व्यास नदी का उद्गम हुआ है। और यह व्यास नदी की बात की जाए तो यह जो व्यास कुंड है वह रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है और क्या करती है? कल्लू घाटी होते हुए सतलज नदी में आकर मिल जाती है। ब्यास को पहले जो इसका पूर्ववर्ती नाम है वह बिपाशा करके भी, उससे भी है, बिपाशा भी जानते हैं। उसके बाद रावी नदी की बात की जाए तो यह भी रोहतांग दर्रा के पश्चिमी भाग से निकलती है और यह क्या करती है? इसे रावी नदी को परूसनी या राप्ती नदी के भी नाम से भी जानते हैं। और यह भी क्या होती है? रोहतांग दर्रा के पश्चिमी क्षेत्र से निकलकर आगे जाकर क्या करती है? सतलज में मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद चेनाब की बात की जाए तो जो चेनाब नदी है इस सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियां हैं और इस सभी सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी लगभग 1140 किलोमीटर की चेनाब नदी है। तो यह जो चेनाब नदी है यह इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? इसका है चंद्रा और भागा, दो सरिताओं से मिलकर इसका उद्भव हुआ है चेनाब नदी का, जो कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में आकर मिलती है। वही कौन कौन? चंद्रा और भागा, जिसे चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात की जाए झेलम नदी। झेलम नदी का जो उद्भव है यह कश्मीर से निकलती है। यानी जो झेलम नदी है यह ऐसा नदी है जो क्या है? कश्मीर होते हुए, यानी बूलर झील और कश्मीर होते हुए यह नदी क्या करती है? पार करती है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो बूलर लेक है वह अपना किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे, और कश्मीर होते हुए यह जाकर आगे क्या करती है? सतलज नदी में मिलकर वह सिंधु में मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंधु से रिलेटेड जो भी उसके सहायक नदियाँ था उससे रिलेटेड हम लोगों ने देखा। उसके बाद बात की जाए दूसरा नदी है गंगा। अब गंगा की बात की जाए, गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी का जो उद्भव है वह उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से इसका उद्भव हुआ है, जो भागीरथी के नाम से निकलती है। और यह भागीरथी जब आगे बढ़ती है तब अलकनंदा
देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में आकर मिल जाती है। तो यही अलकनंदा और देवप्रयाग की संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है, तो ध्यान में रखेंगे। और यह गंगा क्या करती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड होते हुए यह क्या करती है, यहाँ पर चली आती है। अगर बात की जाए उत्तराखंड में तो यह 310 किलोमीटर, यूपी में बात की जाए तो लगभग 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर का दूरी यह तय करती है। और जब यह गंगा नदी जैसे ही क्या करती है, पंजाब वेस्ट बंगाल होते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब गंगा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तब गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। और उधर से क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी की धारा मिलती है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी की धारा मिलती है तो ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है वह जमुना के नाम से जानी जाती है। तो यही पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनती है और यही क्या होता है, यह मेघना कहलाता है। और यही मेघना क्या करता है, यहाँ पर आकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करता है और यहीं पर क्या होता है, सुंदरवन का डेल्टा निर्माण होता है। तो सुंदरवन जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। डेल्टा वह होता है कि जब नदियों के द्वारा गाद लाया जाता है तो वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है और नदी उसके बगल से यहाँ से पानी निकलती है। तो यही सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, इसका नाम सुंदरवन डेल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी पादप होते हैं, वही सुंदरी पादप के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा, जो बहुत तेजी के साथ विकास करते हैं। उसके बाद बात की जाए गंगा के बाद यमुना। यमुना इसकी अन्य सबसे बड़ी पश्चिमी सहायक नदियों में से एक है और यह यमुनोत्री हिमनद से निकलकर क्या करती है, आकर प्रयाग में मिल जाती है। कौन, यमुना। और इसका यमुना की एक अन्य सहायक नदियाँ कौन है, चंबल है, उसके बाद बेतवा है, उसके बाद केन है। ये इसके क्या हैं, अन्य सहायक नदियां हैं गंगा के, केन और बेतवा। तो यह जो गंगा, यह जो यमुना नदी है, यह चंबल, केन, बेतवा इसके अन्य सहायक नदियां हैं। अगर चंबल नदी की बात की जाए, तो इसका उद्भव जो है जनापाई पहाड़ी, जो कि मालवा का पठार से, जनापाई पहाड़ी से चंबल नदी का उद्भव होता है। यहीं पर क्या है, गांधी सागर बांध परियोजना भी है चंबल नदी पर, जो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है। और यही क्या होता है, यह जाकर यमुना में मिल जाता है और यह यमुना प्रयाग में जाकर गंगा से मिल जाता है। तो चंबल, केन, बेतवा ये सभी अन्य इसके सहायक नदियां हैं। उसके बाद बात की जाए गंगा के किनारे, जब यह गंगा आती है तो इसके किनारे कुछ प्रमुख शहर हैं जो बसे हुए हैं। वह प्रमुख शहर कौन कौन है, बात की जाए तो जैसे हो गया कानपुर हो गया, फैजपुर हो गया, और फैजपुर के बाद इलाहाबाद हो गया, उसके बाद पटना हो गया, भागलपुर हो गया। तो ये सभी क्या हैं, नगर, प्रमुख नगर हैं जो गंगा के किनारे में बसे हुए हैं, कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता। और यमुना की बात की जाए तो यमुना के किनारे भी कुछ शहर हैं जो क्या हैं, बसे हुए। इसमें कौन कौन हो गया, जैसे मथुरा हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया। ये सभी यमुना नदी के किनारे में बसे हुए प्रमुख नगर। तो उसके बाद यह गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाकर पद्मा बन जाती है, इसके कुछ अन्य सहायक नदियां जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये अन्य इसके सहायक नदियां कौन कौन हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया और कोसी हो गया। अगर गोमती नदी की बात की जाए तो गोमती नदी क्या है, यह गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी है जो क्या है, जिसका जो उद्भव मैदानी भागों में हुआ। यह यूपी के पीलीभीत से इसका उद्भव होता है। और यह तो हम लोगों ने देखा कि गोमती नदी क्या है, गोमती नदी है जो एकमात्र मैदानी नदी है जिसका उद्भव मैदानी भागों के यूपी के पीलीभीत जगह से हुआ है। और गोमती नदी की, घाघरा नदी की बात की जाए तो यह छपरा में आकर
यह गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद गंडक की बात की जाए तो गंडक दो है, एक त्रिशूल गंडक और काली गंडक से मिलकर गंडक का निर्माण हुआ है और यह गंगा में आकर मिल जाती है। उसके बाद कोसी की बात की जाए तो कोसी एक अन्य क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जो अत्यधिक मार्ग बदलने के कारण जानी जाती है। जब यह पहाड़ी भागों से निकलती है तब वो अत्यधिक गाद लेकर आती है। अत्यधिक गाद लाने के कारण वह गाद क्या होता है, जमा हो जाता है और जमा होने के कारण नदियां अपना रुख बदल लेती है। तो इसलिए कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है क्योंकि वह बाढ़ उसमें अत्यधिक होता है। तो विध्वंसक बाढ़ आता है, कारण बताएं कि वह जब निकलती है पहाड़ी से तो बहुत सारा गाद लेकर आती है, गाद जमा हो जाती है, इसके कारण नदियां अपना रूप बदल लेती है। तो इस तरह से हम लोगों ने गंगा यमुना की कुछ सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद है सिंध नदी। सिंध नदी के बारे में देखेंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, इसका उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट चेमायुंग हिमनद के पास है। कौन सा, चेमायुंग हिमनद के पास से निकलती है और यह लगभग 1200 किलोमीटर दक्षिणी तिब्बत की ओर चलती है। उसके बाद 1100 किलोमीटर यह क्या करती है, यह 1100 किलोमीटर हिमालय श्रेणी के समानांतर में बहती है। जब यह दक्षिणी तिब्बत की ओर बहती है तब इसे दिहांग के नाम से सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से, सांगपो के नाम से। और जैसे ही यह हिमालय श्रेणी के पूर्वी भाग में बहते हुए अचानक क्या करती है, यहाँ से नामचा बर्मातर से अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और यहाँ पर एक महाखंड बनाती है जो 7755 मीटर की गहराई का महाखंड बनाती है और वह अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो वह दिहांग के नाम से जानी जाती है। और जब यह आगे बढ़ती असम में आती है तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है और जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब यह जमुना के नाम से जानी जाती है और जैसे ही गंगा और जमुना की जब संयुक्त धारा आपस में मिलती है तब वह मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान में रखेंगे कि सिंधु नदी की लंबाई की बात की जाए तो यह 2900 किलोमीटर की लंबाई का है। कहाँ कहाँ पे इसे सांगपो कहते हैं, उसके बाद दिहांग कहते हैं, फिर ब्रह्मपुत्र कहते हैं, फिर इसको जमुना कहते हैं और लास्ट में मेघना बनकर यहाँ पर क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद एक अन्य है यहाँ पर, ये राजस्थान में एक नदी है लूनी नदी, जो एकमात्र नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और यह मैदानी भागों में ही समाप्त हो जाती है। तो यह मात्र एक ऐसा नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है वहीं समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी में हम लोगों ने देखा पश्चिमी घाट की नदी है, तो पश्चिमी घाट की नदियां गोदावरी नदी के बारे में देखेंगे। गोदावरी नदी की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और त्र्यंबकेश्वर से निकलने के बाद यह क्या करती है, महाराष्ट्र होते हुए और आंध्र प्रदेश होते हुए यह अपना पानी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। तो आपको बता दें गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंगा के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद दक्षिण गंगा के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसे, इस गोदावरी नदी को। तो गोदावरी नदी दक्षिणी प्रायद्वीपीय का यानी दक्षिण के नदी का, प्रायद्वीपीय नदी का सबसे बड़ा नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1465 है, जिसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसकी सहायक नदियां की बात की जाए तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन है सहायक नदियां देखेंगे। इस गोदावरी की सहायक नदियां, पहले हो गया इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, उसके बाद मूला, ये सभी इसके सहायक नदियां हैं। किसके, यह हो गया गोदावरी के। उसके बाद बात की जाए गोदावरी के नीचे आ जाइए कृष्णा नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की अन्य दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है, जिसका उद्भव महाराष्ट्र के पश्चिम में महाबलेश्वर से इसका उद्भव होता है कृष्णा नदी का। और कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलते हुए आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना यह विसर्जित कर देती है। तो आपको बता दें जब कृष्णा नदी वहाँ आंध्र प्रदेश में जाती है तो जाने के दरमियान में इसके जो मार्ग में है 2 बांध का निर्माण किया गया। एक नागार्जुन बांध जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया, एक अलमाटी बांध जो कर्नाटक में बनाया गया। तो ध्यान में रखें कृष्णा नदी पर 2 बांध, अलमाटी और नागार्जुन सागर बांध। उसके बाद बात की जाए इसके अन्य सहायक नदियां कौन कौन है, तो इसके सहायक नदियां हो गया तुंगभद्रा,
उसके बाद घाट प्रवाह, माल प्रवाह और दूध गंगा, उसके बाद मूसी। तो ये इसके क्या हो गए, कृष्णा नदी के सहायक नदियां हो गया। कौन कौन, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूध गंगा, मूसी, एक और है दूध गंगा है। तो इस तरह ध्यान। उसके बाद बात की जाए कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात की जाए तो यह कर्नाटक के कनाडु जिले से निकलती है और कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु में जाकर कहाँ, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। यह 800 किलोमीटर का दूरी तय करती है। और इसके कुछ सहायक नदियां की बात की जाए कावेरी को, तो इसके हो गए अमरावती, सहायक नदियां अमरावती, भवानी, अमरावती और भवानी दो सहायक नदियां हो गया। कावेरी नदी की बात किया, जब कावेरी नदी गुजरती है तो यह दो प्रकार के द्वीपों का निर्माण कराती है। कौन कौन, एक हो गया शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम। तो ये दो द्वीप बनाती है, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम। तो यह कावेरी नदी क्या है, जब कर्नाटक से निकलती है तो वह दक्कन के पठारों में जब जल को प्रवाहित करती है तो दो प्रकार के वह बनाती है द्वीप। कौन कौन, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम। और आपको हम बता दें एक द्वीप भी बनाती है। कौन द्वीप, यह शिव समुद्रम द्वीप, जो भारत का क्या है, द्वितीय जलप्रपात है। तो शिव समुद्रम जो है भारत का द्वितीय जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, जो कावेरी नदी पर बनता है। तो इस तरह से कावेरी नदी के बारे में हम लोगों ने जाना। और खासकर जो कावेरी नदी है, इससे क्या क्या आता है, जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह अपना जल विद्युत, जो जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया था, यह मैसूर को, बंगलोर को प्रभावित यानी उसको देती है। उसके बाद गोदावरी नदी, खासकर जो इसके तट पर है, इसके तट पर क्या कहते हैं, कुछ कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी इसके तटीय भागों में गोदावरी के मिलते हैं। उसके बाद कृष्णा नदी की बात की जाए तो कृष्णा नदी पे, इसमें भी जल विद्युत परियोजना यहाँ पर भी कृष्णा नदी पर भी बनाया गया है, कृष्णा पर। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के नदियों के बारे में देख लिया कि इसके कौन कौन से नदी हैं, कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद कुछ और नदी हैं जो क्या है, विंध्य या सह्याद्री में अगर बात की जाए, उसमें हो गया नर्मदा। नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा नदी का जो उद्भव हुआ है वह अमरकंटक के पास हुआ है, छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ से अमरकंटक से निकलकर क्या करती है, यानी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य होते हुए भ्रंश घाटी से यह गुजरती है। और भ्रंश घाटी से गुजरते हुए यह खंभात की खाड़ी में यानी अरब सागर में जाकर यह अपना जल को विसर्जित करती है। और 27 किलोमीटर का क्या बनाती है, यह ज्वारनद बनाती है। तो ध्यान रखेंगे, यह प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र नदी है जो क्या है, सबसे लंबी नदी है, जो पूरब से पश्चिम की ओर आती है और यह भ्रंश घाटी से होती है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और यह क्या करती है, यहाँ पर ज्वारनद मुख बनाती है। उसके नीचे बात की जाए तापी नदी। तापी नदी क्या है, इसका जो उद्भव है वह सतपुड़ा के पहाड़ियों से हुआ है और यही नर्मदा के समानांतर होते हुए यह भी क्या करती है, अरब सागर में अपना जल को विसर्जन करती थी। यह दो एक ऐसा नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर गिरती है। कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ दिया जाता है, वह कौन सा नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर निकलता है। उसके बाद बात की जाए एक और है महानदी। यह भी अमरकंटक से महानदी निकलती है और यह होते हुए क्या करती है, उड़ीसा के पास जाकर वह अपना जल विसर्जित कहाँ कर देती है, बंगाल की खाड़ी में। और इसी पर महानदी पर हीराकुंड बांध, सबसे बड़ा बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध कौन, महानदी पर। तो ध्यान में रखेंगे अमरकंटक से 3, एक हम लोगों ने देखा, एक सोन का भी चर्चा कर लेते हैं। जो सोन नदी है वह क्या करती है, गंगा की अन्य सहायक नदियां हैं जो
पश्चिम यानी दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। तो इसका भी अमरकंटक से ही यानी छत्तीसगढ़ के पास जो अमरकंटक है वहाँ से इसका उद्भव हुआ। नर्मदा का भी और महानदी का भी, ये तीनों उसी के आसपास से उद्भव क्षेत्र है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के नदियाँ तथा उसके अन्य प्रमुख बिंदुओं जो पूछे जा सकते हैं, कुछ सहायक नदियाँ, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। और जिन लोगों को अगर एक बार में याद नहीं हुआ या समझने में दिक्कत हुआ तो क्लास को 1 से 2 बार देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।